जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है, और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी एचएमपीवी वायरस की। दरअसल चीन में एचएमपीवी वायरस ने कहर बरपाया हुआ है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दी है, जिससे कि हाहाकार मचा हुआ है। अब सवाल ये, आखिर एचएमपीवी वायरस से कैसे बचा जाए, आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे। तो कल तक भारत में सिर्फ एक केस था, लेकिन आज 8 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि टेंशन को बढ़ाता है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एचएमपीवी वायरस है क्या और ये कितना खतरनाक है। तो चीन में फैले वायरस से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया हुआ है, और साथ ही चीन की अगर बात की जाए तो चीन में स्कूल बंद किए गए हैं, और कर्नाटक समेत कई राज्यों में मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर है, और सरकार ने मोर्चा संभाला हुआ है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें, चीन में फैले वायरस से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। क्या है एचएमपीवी वायरस? सांस संबंधी वायरस है। कोरोना से मिलते जुलते इसके लक्षण हैं, जैसा कि डॉक्टर्स की ओर से बताया गया है, और साथ ही लगातार इस वायरस पर नजर रखी जा रही है। 2001 में इस वायरस की पहचान होती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये समझा रहे हैं, और छोटे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों पर असर इसका हो सकता है, और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम जिनका है उन पर सबसे ज़्यादा असर इस वायरस का होता है। तो आप सावधान रहिए, और साथ ही डॉक्टर्स की ओर से भी तमाम तरीके की चेतावनी जारी की गई है। कोरोना से मिलते जुलते इसके लक्षण हैं। तो चीन में कहां कहां फैला है? बीजिंग, शंघाई, हेबेई और तियानजिन, झेजियांग और ग्वांझू में ये वायरस फैला है, और साथ ही वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। तो चीन में जमकर इस वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। तो वहीं भारत में 8 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की ओर से भी तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो आगामी दिनों में महाकुंभ होना है, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से प्लानिंग की जा रही है। तो एचएमपीवी वायरस से यूपी और उत्तराखंड पूरी तरीके से अलर्ट है, और साथ ही भारत में 8 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का आपको वो दौर याद होगा जब लाखों की संख्या में मौत हो जाती है, चीन में जमकर हाहाकार मच जाता है, लेकिन एचएमपीवी वायरस कहीं ना कहीं लोगों को बेचैन करता है। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से कहा गया है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपको तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर जिया हाशिम हैं, और साथ ही डॉक्टर नवीन जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जिया हाशिम जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं? चूंकि एचएमपीवी वायरस की अगर बात की जाए तो चेतावनी जारी की गई है, चीन में जमकर हाहाकार मचा हुआ है, और साथ ही हिंदुस्तान में भी लोगों में डर का माहौल है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें इसकी तुलना कोरोना से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एचएमपीवी में और कोरोना में फर्क ये है कि एचएमपीवी पहले से एक नोन वायरस है, और कोरोना जो है बिल्कुल नया वायरस था। तो इसमें इसकी तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे लोगों में इम्यूनिटी है।
तो ये उस तरीके का हाहाकार नहीं मचा सकता जिस तरीके से कोरोना ने किया था। कि मुझे तो ये लगता है कि जो जिस तरह सर्दियों में वायरल केसेस बढ़ जाते हैं, तो इसी तरीके से एचएमपीवी भी जो है वो डिटेक्ट हो रहा है और इसकी ये वायरस काफ़ी पुराना है। ये 2001 में इसकी खोज हुई थी। तो पहले भी इसके केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं और सर्दियों में इसके केसेस बढ़ जाते हैं। तो जी। ये एक रेगुलर वायरस है, इसका कोरोना से कोई लेना-देना नहीं है। ये मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है मगर हाँ, अलर्ट ज़रूर हमें रखना चाहिए। जी। सर आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो किस तरीके से समझ पाए? चूँकि सर्दी का मौसम है, हर किसी को खाँसी-जुकाम है, लेकिन एचएमपीवी की अगर बात की जाए तो इसमें अलग क्या है? इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसमें इसके सिम्पटम बिल्कुल नॉर्मल फ्लू के हैं, मगर अगर किसी को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर होता है या उसका साँस में लेने में जो कठिनाई होती है या उसके कोई उसको गंभीर बीमारी पहले से है और उसको साथ में ये सब लक्षण हो रहे हैं, तो उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये कोई अपने आप से नहीं बता सकता कि किसको एचएमपीवी है क्योंकि इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य कोल्ड फ्लू जैसे सिम्पटम्स होते हैं इसके। इसमें कोई डिफ़रेंस कोई कर नहीं सकता। ठीक है। ये डॉक्टर तो नवीन जोशी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप इसे किस तरीके से समझ पा रहे हैं? चूँकि कल तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक मामला था, आज 8 हो चुके हैं और कोरोना और एचएमपीवी में अंतर क्या है? देखिए, कोविड जो था, कोविड के सिम्पटम्स जो थे वो बहुत ही फेटल थे। कई बार वो इस प्रकार के प्राण घातक सिम्पटम्स पैदा कर रहा था। पर ये जो अभी जो ये वायरस है, जो एचएमपीवी वायरस है, इसके लक्षण जो है वो साधारण फ्लू के जैसे होते हैं और इस समय में प्रायः सर्दियों में इस प्रकार के संक्रमण होते रहते हैं। और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को आप सही रखें। थोड़ा-सा आप डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि कोई भी वायरस जो होता है, वो इसी प्रकार से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है, फैलता है। और अपने खान-पान का ध्यान रखें, मास्क पहनें और डिस्टेंस को मेंटेन रखें। इससे इतने कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये चूँकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 2001 में इसके केसेज़ आइडेंटिफ़ाई हुए। ये बहुत पुराना वायरस है और ये आउटब्रेक हुआ है इसका। तो ये होता रहता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। आपने केवल ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट ने एडवाइज़री जारी करी है, उसको फ़ॉलो करिए आप और ये ज़रूरी है। और हम एज ए आयुर्वेद के डॉक्टर होकर के हम आपको ये कहेंगे कि जैसे कि सर्दियों में हम लोग सामान्य रूप से थोड़ा-सा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जैसे आपने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि जो है हमने गिलोय है, हल्दी है, इसी प्रकार से नीम है, इन सब का एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है, अदरक है, शुंठी है, इनका प्रयोग हम लोग काली मिर्च है, इनकी इस प्रकार से हम थोड़ी-सी चाय हम ले सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो चूँकि वायरस जो होता है छींकने से फैलता है, खाँसने से फैलता है, खाँसना, छींकना, ये सामान्य रूप से आप देखेंगे सिर दर्द होना जो एक सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं, वो इसमें मिल रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों से जैसे हम सामान्य वायरसेस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो हम सावधानियाँ रखते हैं, वो सावधानियाँ हमें यहाँ भी फ़ॉलो करनी है। ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आप पानी लें, फ्लूइड लें और इस प्रकार से आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखें, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। जी। डॉक्टर आसिम आपसे समझना चाहूँगा, लोगों को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए? किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और साथ ही सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए सावधानी इसमें जो जनरल वायरस इन्फेक्शन में जो हम लोग रखते हैं, वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को बचाने के लिए कि हम आपस में दूरी बनाए रखें। किसी जो संक्रमित आदमी है उससे जो है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें। उसकी जो चीज़ें हैं, उसके टॉवल्स हैं, उसका उसका उससे वो ये सब यूज़ ना करें। जो क्राउडेड प्लेसेस पे है तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जिस तरह हम लोग कोविड में हम लोग सब लोग ट्रेन हो ही चुके हैं सब चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता नहीं क्या कहते हैं कि इस बार लोगों को ये सब समझने में ज़रा भी समय लगेगा। लोग काफ़ी अलर्ट पहले से ही हैं। तो वही वही जो करना है जो पहले भी हम लोगों ने पिछले बार किया था और ख़ास तौर पे
उन लोगों को जिन लोगों को गंभीर बीमारी है, उनको थोड़ा-सा और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या जो लोग ऐसी दवाएँ ले रहे हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स वगैरह, उन लोगों को काफ़ी ख़्याल रखना चाहिए। बाकी जो जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, हाथ धोना, दूरी बनाना और चीज़ें शेयर ना करना, वो ज़्यादा सभी सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, कैसा बच्चों पे इसका ज़्यादा खतरा है? चूंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इससे सावधान रहें। क्या बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज़्यादा खतरा है? कोई भी बीमारी होती है जब ये हमेशा से यही रूल है उसका कि बच्चों में और क्योंकि बच्चों में जो है इम्यूनिटी बन रही होती है। तो यूजुअली कोई भी बीमारी होती है वो ऐसे ही बच्चों में ही ज़्यादा होती है और बुजुर्गों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होने लगती है तो इसलिए फिर वहाँ पर जो है इम्यूनिटी दोबारा से केसेस बढ़ने लगते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है कि वो उनकी जो रोग की से लड़ने की क्षमता बनी हुई होती है तो इसलिए उसमें केसेस कम होते हैं तो इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ये तो एक रेगुलर चीज़ है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है इस वायरस के बारे में, मुझे मुझे कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं लगा है। कि बच्चों में होना तो एक नॉर्मल फिनोमेना है और बुजुर्गों में होना ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है और आप जानते ही हैं कि बच्चों में तो जो क्योंकि बच्चों इम्यूनिटी बन रही होती है, तो बच्चे यूजुअली जो है रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए बच्चों में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप एक आयुर्वेद के भी आप जाने माने डॉक्टर हैं, आपको अच्छी खासी जानकारी है। तो आयुर्वेद के अनुसार आप इसे किस तरीके से समझ पा रहे हैं, कैसे बचा जाए? चूंकि कल तक भारत में 1 मामला था, आज 8 मामले सामने आ चुके हैं। जी, जी। हमने कोविड के समय में देखा कि कोविड के समय में भी आयुर्वेद की दवाओं ने, आयुर्वेद के काढ़ों ने बहुत अच्छा काम किया इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमने यही है कि देखिए वायरसेस जो होते हैं ये अब जो कहते हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में म्यूटेशन करता रहता है, अपने जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को चेंज करता रहता है और नए-नए स्वरूप में आता रहता है। ये तो आते रहेंगे, अलग-अलग आते रहेंगे, कभी ये बहुत स्प्रेड आउट करेंगे कोविड की तरह से और एक महामारी का रूप लेंगे, कभी ये लिमिटेड रहेंगे। हमने इसमें सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। यानी हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग रखना है। साथ में हमने ऐसे संक्रमणों से अपने बचाव के लिए जो उपाय हमें बताए गए हैं, उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने अपनी प्रोटोकॉल में पहले भी बताया था कि आप घबराइए नहीं, आप नशे लीजिए 2, आप पूरे नाक में आप जो है वो सामान्य घी का या तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो वायरस के जो एंट्री रूट है वहीं पर उन्हें आने से रोक देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवाइयाँ हैं, जिनमें हरिद्रा है, गिलोय है, इनके काढ़े हमने जब कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनके प्रयोग किए। इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ-साथ में हमारे शरीर में ठंडे के समय में हम इनएक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमें प्राणायाम की जो अभ्यास है, इनको करते रहना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्लूइड का प्रॉपर इंटेक रखना चाहिए, गुनगुने पानी पीते रहना चाहिए। साथ में हमारे यहाँ कहा गया है, जो हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत रहे, उन्होंने कहा कि ये जो है संसर्गजन होने वाली बीमारियाँ हैं। तो इसमें जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें एक-दूसरे के कपड़ों का यानी टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं पर भी हमने जो सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये आज से 5000 साल, 6000 साल पहले भी ये सब बातें बताई गई थी कि ये औपसर्गिक बीमारियाँ हैं जो संसर्ग से फैलती हैं, खाँसने से, छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं। तो प्रिवेंशन को तो करना ही करना है, साथ में अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास जो भी साधन है, चाहे योग है, प्राणायाम है, हमारी किचन में मिलने वाली जो हमारी सामान्य से मसालों में मिलने वाली दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनका हमें चिकित्सक के परामर्श से प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूँकि इसमें वैसे कोई घातक लक्षण नहीं है, सामान्य फ्लू के जैसे लक्षण हैं, तो आप जब तक ऐसे घातक लक्षण उत्पन्न ना हो, तब तक आप इसे आराम से 3-4 दिन, 5 दिन वेट करिए, ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। यदि किसी को इस प्रकार के कोई बहुत ही ज़्यादा फेटल सिम्पटम्स आ रहे हैं, न्यूमोनिया डेवलप हो गया है, तो वो सामान्य रूप से फ्लू में भी होता है, इन्फ्लुएंजा में भी होता है, कई बार बिगड़ जाता है। तो आप वहाँ पर अपने चिकित्सक से परामर्श लें। ऐसी घबराने की कोई भी बात नहीं है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपने प्रिवेंशन करना है, आपने ऐसे लोगों के संसर्ग में नहीं रहना जिन्हें इस प्रकार से फ्लू हो गया है, तो मास्क पहनिए, उनसे डिस्टेंस बनाइए। जहाँ भी आप सार्वजनिक प्लेसेस में जा रहे हैं, वहाँ पर सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, जो सब कोविड के प्रोटोकॉल थे
किसी भी वायरस के संक्रमण में हमें ये फॉलो करना होता है, जैसा कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है और इतना ज्यादा फेटल नहीं है, अभी बहुत लिमिटेड संख्या में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बच्चों में तो ये डेफिनेटली, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी हमारी थोड़ी सी डेवलप होती रहती है, तो जैसे और बूढ़ों में भी, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनमें भी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उन लोगों को सावधानी रखनी है। उस विशेष रूप से जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, उनको सावधानी रखनी होती है। बाकी आप अपनी दैनिक दिनचर्या को करिए और आप अपने सभी कामों को नॉर्मल करिए, ऐसा कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जी सर। डॉक्टर, आप क्या समझते हैं, भारत सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि सब कुछ अभी से कंट्रोल हो जाए? जी, भारत सरकार अपने आप में सब कदम उठा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस। जैसे ही कुछ केसेस रिकॉर्ड हुए, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट एडवाइजरी जारी कर दी। पूरे ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आपके माध्यम से भी ये जागरूकता हो रही है। सामान्य रूप से पैनिक फैलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादातर, आपको पता होगा कि घबराहट में कोई भी साधारण से लक्षण मिलने पर व्यक्ति फिर उसको यही इन्फेक्शन समझने लगता है। कई बार हमें सामान्य फ्लू का इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें सर्दी जुकाम बुखार होता है। जरूरी नहीं है कि आपको वो इसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियात जरूर बरतना चाहिए, और सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, जो एडवाइजरी दी है, जो वो उसको फॉलो करना है हमने। और अगर आपको इस प्रकार के कोई लक्षण मिल भी रहे हैं, तो आप चिकित्सक से परामर्श लें। सामान्य वायरस के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और आप इससे ठीक हो जाएंगे, इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर हाशिम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, एज ए डॉक्टर आप क्या समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति इसका कोई शिकार हो जाता है तो स्टार्टिंग में उसे क्या दवाई देनी चाहिए? क्योंकि गांव की बात करें, शहरों की बात करें, तो कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल नहीं जाते हैं। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो अक्सर वो अपने घर में ही इलाज कर लेते हैं। तो क्या समझते हैं सर आप, क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, पहली बात तो किसी को भी अगर ये इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि उसको आइसोलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि मतलब उसके चीज़ें आप अलग कर दीजिए। ये रोग फिर उससे और लोगों को ज़्यादा ना फैले, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। कोई दवाई एंटीवायरल या कोई इस तरह की एंटीबायोटिक्स देने से सिर्फ़ आपको जो जो सिम्पटम्स हो रहे हैं, उसी के लिए दवा लेनी है। जैसे बुखार है तो पैरासिटामोल लेनी है, और उसके बाद अगर आपको खांसी वगैरह है तो आप एंटीहिस्टामिन्स वगैरह जो दवाएँ होती हैं, जो रेगुलरली आप लोग लेते हैं, वो लेना है, क्योंकि इस वायरस के लिए कोई स्पेशल दवा नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि इस रोग को दूसरों को फैलाने से रोकना है। वेट करिए। तो जिस पेशेंट को हो जाता है, तो वो अपना थोड़ा-सा जो है उससे लोग, बाकी लोग जो हैं संक्रमित ना हो, ये ख़्याल रखें। अपना मास्क पहन के वो रहे, घर में ही रहे, मगर कमरा शायद अलग कर सकता है तो कर ले, और अगर नहीं कर सकता है तो फिर भी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखे। अपना सामान और अपना जो उसकी तौलिया, उसके कपड़े वगैरह सब जो है वो थोड़ा-सा अलग कर दिया जाए, और 4-5 दिन वो आराम करे और टेंशन ना ले। स्ट्रेस से भी जो है बीमारी का जो है लेवल बढ़ता है, और उसको कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि उसका जो है साँस तेज़ चल रही है, या उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो को जो है तुरंत जो है अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पे जाना चाहिए। ताकि मतलब अब हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि ये मुझे सिंपल फ्लू है, और हो सकता है उसको एआरडीएस जैसे सिम्पटम आ रहे हों, या उसको कोई और बीमारी हो। तो ये इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो जो है उसकी जाँचें हों, और वो चेक किया जाए उसको निमोनिया वगैरह तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में टीबी भी बहुत कॉमन है। अब हर कोई हर चीज़ को वायरस से ही नहीं वो कर सकते। हो सकता है लोगों को निमोनिया हो रहा जी हो सकता है जो नॉर्मल बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है उसको। तो अगर उसको इस तरह के सिम्पटम आते हैं, जहाँ साँस लेने में कठिनाई है, चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा है, साँस लेने में जो है पेन आ रहा है, या खाँसी में खून आ रहा है, तो वो उसको तुरंत जो है अपने नज़दीकी जो बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ जाके दिखाए, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसका एक्स-रे भी किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किए जाएँगे, बलगम की जाँच होगी। तो जो जनरल चीज़ें हैं, बस ये कि इस वायरस के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जी इस वायरस के हिसाब से वो जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वही होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसकी बात करेंगे। इस समय की ये बड़ी जानकारी है और सीएम योगी ने बैठक की है इस समय की बड़ी जानकारी। मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की है सूबे के मुख्यमंत्री ने, इस समय की बड़ी जानकारी है। और बचाव के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं और महाकुंभ को लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, इस समय की बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट है, इस समय की बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, इस समय की ये बड़ी जानकारी है। तो मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी सूबे के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।